आपकी पढ़ाई अच्छी चली, इस उम्मीद के साथ, ये विश्वास के साथ, है ना, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। तो फिर से आज आपका स्वागत किया जा रहा है लर्निंग टू सक्सेस, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो एक हमने सफर, एक सिलसिला, है ना, एक यात्रा जो शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को जानने के लिए, उसके विशेषताओं, गुणों को, उनके कार्यक्रम को, उनके जो कार्य के निर्धारक है उनकी विशेषताओं को अच्छे से एक समझ विकसित करने के लिए जो सफर हमने स्टार्ट किया था, उसकी एक अगली कड़ी के साथ आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित है। और इस कड़ी में हम जो पिछले जो क्लास में जो हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, नामकरण, काल निर्धारण और विस्तार, ये आपके पिछले क्लास में हो चुकी थी, है ना। नामकरण से लेकर ये प्रीवियस क्लास में आपकी हो चुकी थी, लास्ट क्लास में आपकी हो चुकी थी, है ना। इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम। नामकरण किस तरह हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, कैसे उसके नाम दिए गए, काशीविल सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब चर्चा पिछले क्लास में कर चुकी गई है हमारे द्वारा। इस पे चर्चा करेंगे कि काल निर्धारण कब से कब तक काल इसका माना जाता है, कब इसकी उत्पत्ति हुई है, कब इसका अंत हुआ, है ना। उसका विस्तार कहाँ से था, उत्तर में, भारत के दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ रहा, किस आकृति में, इसका आकृति आकार कैसा है, सब पहले क्लास में अच्छे बेहतर तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसमें कोई चर्चा नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे इस कड़ी में और देखेंगे यहाँ से प्रमुख हड़प्पाई जो स्थल है यहाँ से हम शुरू करेंगे और जितना हो सके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस कड़ी का एजेंडा यही रहेगा कि यहाँ से हम स्टार्ट करें, है ना। और अगर किसी को पीछे कोई दिक्कत हो समझने, किसी को कोई भी डाउट्स, किसी भी किसी को कोई डाउट्स होता है तो कमेंट हो करे, है ना, तो हम कोशिश करेंगे, है ना, कि उनके डाउट्स को, है ना, समाधान करा जाए, ठीक है। तो ये नामकरण, काल निर्धारण और विस्तार हो चुका था हमारा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से प्रमुख हड़प्पाई स्थल से, ठीक है। तो प्रमुख हड़प्पाई स्थल, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि यही सिर्फ है हड़प्पा, जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, खजुराहो, रंगपुर, धारवाड़, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, रखीगढ़ी है, सुत्ता गोडोर है, सुत्ता कोट है ना, बहुत सारे ऐसे और भी है। लेकिन ये बेसिकली ये जो साइट्स है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, ज्यादा साक्ष्य, जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य की प्राप्ति होती है यहाँ से हो सकती है, इसीलिए इन सब चर्चा करेंगे। और बाकी जो स्थल है जहां हमें लगेगा कि और चर्चा करने की जरूरत है, आवश्यकता है ना, समय की मांग है, तो उसको हम फिर जगह जगह पे हम उसको डील कर दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमुख हड़प्पाई स्थल में जो पहला हड़प्पाई स्थल है वो है हड़प्पा। आपको हम बताए थे नामकरण में कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाई सभ्यता, है कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो सभ्यता, इस सभ्यता जो सिंधु घाटी नदी के किनारे, जो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ 2500 ईसा पूर्व लगभग में, है ना। तो इसमें से सबसे पहला जो शहर जो खोजी गई, खुदाई के द्वारा जो खोजी गई, वो आपके हड़प्पा शहर था, ठीक है। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पाई सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है ना, हड़प्पाई सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा के बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्या क्या यहाँ मिला, कैसे क्या चला इसका स्टोरी, है ना। तो देखिए, तो जो हड़प्पा था, हड़प्पा जो साइट था, ठीक है, इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खोज की, ठीक है। ये जो हड़प्पा शहर 1921 में खोज की, इसकी महत्व यही है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साक्ष्य स्वरूप प्राप्त हुई। इसी कारण से इसका काफी योगदान है, काफी महत्व है, वहां से काफी इंपॉर्टेंट अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हड़प्पाई जो हड़प्पा शहर का, ये नगर का, ये स्थल ये का खोज 1921 में दयाराम साहनी नामक एक इतिहासकार ने किया, है ना। ये जो जगह है हड़प्पा, ये आपके पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है ना, यानी पंजाब के, पाकिस्तान के मांटगोमरी स्थल पर प्राप्त हुए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर इसकी खोज जो 1921 में दयाराम साहनी ने की, और ये स्थल का है पाकिस्तान के पंजाब का जो इलाका है, वहां पे मांटगोमरी जो एक स्थल है, वहां पे यहाँ हड़प्पा सभ्यता का जो प्रकाश में आया कि ये एक नगर प्राचीन काल का एक नगर है, ठीक है।
ये आपका हुआ। अब देखिए इसका साथ साथ ये भी हम चीज देखेंगे कि आपको बताया गया कि हर जो नगर है मैक्सिमम नगर जो है कुछ ना कुछ नदी किनारे है, कुछ को छोड़कर ज्यादातर नगर नदी किनारे है। तो ये जो किस नदी किनारे है, तो ये जो है रावी नदी के किनारे, रावी नदी जो पांच पंचनद नदी है ना, सिंधु की सहायक नदी है उनमें से एक नदी है रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर ये अनोखा और पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं रावी नदी के बाएं तट। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जो बेसिकली हम देखेंगे हड़प्पा जो सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला हड़प्पा स्थल है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले इसको हम बारीकी से देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता को उजागर करता है, उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को, उनकी गौरवपूर्ण इतिहास को ये जोर जोर से चिल्लाकर हमें समझाने का प्रयास करता है। तो ये साइड का इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखेंगे करके। तो देखिए ये जो हड़प्पा है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला, ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक स्वास्तिक, स्वास्तिक जो हम लोग स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, ये स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ जो आज हिंदू धर्म कह सकते हैं, हिंदू धर्म की एक पहचान के रूप में पूजा पाठ जो व्यवस्थित व्यवस्था होती है, तो एक ऐसे करके एक सिंबल बनता है ना, है ना, ऐसे करके इसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। तो ये इसका प्रमाण जो हड़प्पा सभ्यता में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता भले ही 1500 ईसा पूर्व के आसपास विनष्ट हो गया और समाप्त हो गया हो, लेकिन उसका अस्तित्व आज भी हमारे समाज में विद्वान है और अपने अस्तित्व को बनाए हुए है और अभी भी सजीव रूप में, वो जीवंत रूप में अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है ना। क्यों? तो ये सब एक एग्जाम्पल हम बताएंगे तो आपको खुद अगर कहीं मेंस में या कहीं डिस्क्रिप्टिव वगैरह कहीं क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विनाश तो हो गई, लेकिन अभी भी वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, है ना, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय हर क्षेत्र में, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक हो हर क्षेत्र में अभी भी विद्वान है, इसके साक्ष्य जो अभी भी है, इसको प्रमाण कीजिए। तो एक एक पॉइंट जब हम समझाते जाएंगे तो उसमें मेंस के क्वेश्चन भी आप डील कर सकते हो, डिस्ट्रिक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी लिख सकते हो, इस लिखने के लायक आप हो जाओगे। तो देखिए तो हड़प्पा से क्या हुआ, स्वास्तिक का एक चिन्ह मिला, ठीक है, और क्या मिलता है भाई, तो देखिए हड़प्पा से एक अन्नागार मिलता है, अन्नागार, ठीक है, इसमें 6 अन्नागार एक साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए 6 अन्नागार, देखिए जैसे एक ऐसे, मतलब 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, मतलब ऐसे 3 अन्नागार हुआ, 1 नंबर 2 नंबर, है ना, और 3 नंबर, ठीक है। वैसे ही सामने इसके 1 2, यानी 2 के पाद में जुड़े हुए हैं, यानी टोटल कितने नगार मिले, 6 नगार मिले हैं हड़प्पा साइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमाण देता है कि वहां पे कहीं ना कहीं भविष्य में अगर कोई घटना घटती है, भविष्य में कोई आकार आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे निपटने के लिए भाई हमारे पास अन्न होना चाहिए, बफर स्टॉक होना चाहिए। ये इनके दृष्टिकोण को, चिंतन भावना को ये साबित करता है, दिखाता है कि ये अन्नगार रखे थे, इसका कारण ये है कि नहीं। इसके अलावा और देखिए क्या इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का प्रचलन था, कोई मुद्रा नहीं थी, मोहर चलते थे व्यापारिक कार्यों में, है ना, व्यवसायिक कार्यों में, वाणिज्यिक कार्यों में मोहरों का प्रचलन था, बहुत व्यापक तरीके से था, बहुत सारे मोहरे मिले। एक लौता एक बात ऐसा साइड है जहाँ पे एक मोहर नहीं मिला, बाकी सारे जगहों पे मोहर मिले, और वो और कोई नहीं था, वो यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा में जो भारत के है, आलमगीरपुर जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे एक भी मोहर नहीं मिले, बाकी सभी जगह पे मोहरें मिली, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोहर जो मिलते हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, और तीसरा लोथल में। कुल मिलाकर क्या है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में सबसे ज्यादा मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे एक स्पेशल साक्ष्य मिला है मोहर में, ये जो मिला है एक सिंह वाला, एक श्रृंगी पशु के छाप वाला, एक सिंगी पशु के छाप वाला मोहर मिला है। क्या मिला है, एक छाप वाला मोहर मिले, एक नहीं काफी मिले हैं, यानी एक ऐसा पशु जिसकी सिंह एक है, यानी हम अगर कल्पना करें तो उसको यूनिकॉर्न कह सकते हैं, एक घोड़े की तरह होते हैं जिसके एक सिंह होती है ना। तो उसको देखेंगे जब हम धार्मिक पढ़ेंगे तो देखेंगे उनकी पूजा भी की जाती थी, एक धार्मिक और पवित्र है ना, उसको एक प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो देखेंगे जब धार्मिक पक्ष देखेंगे, फिलहाल इतना समझेंगे कि हड़प्पा से एक सिंह वाले पशु की छाप वाला
बहुत सारे मोहरों की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना, याद है, ठीक है। एक और चीज यहाँ से मिलता है, एक यहाँ पे मोहर मिलती है जिससे यह दिखाई देता है कि एक जो है, एक मोहर में ये छाप दिखाई देती है कि जैसे एक स्त्री है और उसे गर्भ से, ठीक है ना, पौधा निकल रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं मातृ देवी या पृथ्वी देवी कह सकते हैं, उनको तो प्रमाणित करा है कि ये जो धरती है वो क्या है, माता है, और उनसे पेड़ पौधे सारे सजीव क्या उत्पत्ति हो रही है, जननी है। इसको ये प्रमाणित करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये जो है, ये हमने हड़प्पा के बारे में समझा कि बेसिकली ये हड़प्पा के साइट्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज थी, है ना, ये चीज यहाँ से मिली, ये हम समझेंगे, है ना, एक समझ विकसित की। दूसरा जो साइट की हम चर्चा करेंगे वो है मोहनजोदड़ो। ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट है ना, मोहनजोदड़ो भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि जब हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस स्थल की प्राप्ति होती है, जिस स्थल के साथ से हमें और एक स्पष्टीकरण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और बेहतर तरीके से समझ विकसित होती है, वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, वो क्या है, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो। देखिए, तो जो मोहनजोदड़ो है ये भी अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल माना जा सकता है जो उसके उत्खनन से जो है इतने बड़े बड़े साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिले कि एक मील का पत्थर हो सकता है इस सिंधु घाटी सभ्यता को समझ को अपने में विकसित करने के लिए, है ना। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो स्थल मिला, ये 1922 में राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में उत्खनन करा गया। ठीक है, ये जो उत्खनन केंद्र था ये कहाँ था, कहाँ से ये प्राप्त हुआ, ये मोहनजोदड़ो स्थल, तो ये जो थे आपके पाकिस्तान के सिंध प्रदेश, है ना, पाकिस्तान का जो सिंध प्रदेश है ना, पाकिस्तान का जो सिंध प्रदेश है उसके लड़काना जिले, वहां पे एक जिला है लड़काना, लड़काना जिला से ये मोहनजोदड़ो स्थल जो है ये प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, सिंध जो पाकिस्तान का क्षेत्र आता है, यानी पाकिस्तान के सिंध के लड़काना जिले पे या जिले में मोहनजोदड़ो जो स्थल है एक एंशिएंट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए इसकी खोज कब हुई, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया। एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक शब्द है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ये भारत का एक ऐसा संस्था है जो जितने भी पुरातत्व साक्ष्य होते हैं उसको संग्रह करते हैं, पुरातत्व जो साक्ष्य होते हैं, है ना, या जो भी पुरातत्व जो वस्तुएं होती है ना, है ना, उसको ये क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, ताकि प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के विषय में समझ विकसित कर सके, किया जा सके, जिसके विषय, जिसके प्राचीन इतिहास के विषय में समझ विकसित किया जा सके, है ना, समझ विकसित किया जा सके। यानी कुल मिलाकर कहे कि ASI जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी भारत की संस्था है जो पुरातत्व साक्ष्यों को संग्रह करती है, वस्तुओं को संग्रह करती है, जिससे हम इतिहास के उन अनसुलझे पहलुओं को समझने में सफल होते हैं, ठीक है ना, जो उस समय तक सफल नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए ये एक संस्था है। तो ये देखिए, ये जो संस्था है इसका एक महानिदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, महानिदेशक होते हैं, ठीक है ना। तो जो महानिदेशक थे जिनके निर्देशन में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की बात करें, अभी चर्चा हुई थी, तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में, है ना। तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी, उत्खनन हुई थी, ये ASI के एक डायरेक्टर थे, निदेशक थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है, ये ASI के क्या थे, डायरेक्टर थे। ठीक है, जब आपका 1921-22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, तो कहा जा सकता है कि जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम जो कहे एक पूर्णता रूप से, एक व्यापक रूप से
एक समझ को विकसित करने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए इन दो इम्पोर्टेंट स्थलों की खोज हुई उनके नेतृत्व में। तो ये काफी अच्छा एक योगदान उनके लिए माना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब मोहनजोदड़ो जो है वहां से क्या क्या मिले साक्ष्य, उसको साथ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, हम जैसे जिक्र किए कि हर जो स्थल है कहीं ना कहीं कोई नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो भी कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो ये जो है आपकी नदी के सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाएं तट पर आपका मोहनजोदड़ो जो है स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है ना, याद रखना है। अब देखिए क्या क्या साक्ष्य मिले यहाँ से भाई, तो देखिए क्या क्या साक्ष्य मिले यहाँ से। देखिए यहाँ पे मुहर के मुहर के तौर पर एक कुब्बर वाले बैल, एक कुब्बर वाला बैल का मुहर मिला है। ठीक है, मुहर के रूप में जहाँ पे हड़प्पा में एक सिंग वाला पशु की मुहर मिली है, छाप की, तो वही दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो में एक कुब्बर वाला बैल की मुहर की छाप वाली मुहर मिली है। और हम इसको भी देखेंगे धार्मिक पक्ष में कि उस समय के लोग कुब्बर वाले बैल की भी पूजा करते थे। ठीक है ना, एक धार्मिक संकेत के रूप में कुब्बर वाला बैल माना जाता था, इसलिए कहीं ना कहीं इसको मोहरों में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए और क्या क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला, स्नानागार, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। ठीक है ना, जो अपने आप में उस समय के धार्मिक पक्षों को भी उजागर करता है, सामाजिक पक्षों को भी उजागर करता है। अब देखिए सामाजिक पक्ष मतलब क्या है कि एक सार्वजनिक एक स्नानागार था लोगों के लिए, जहाँ पे लोग एक साथ स्नान करते थे। ठीक है ना, जो अभी के कल्चर में आ गया ना, देखिए बड़ा बड़ा जो होटल्स होते हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं, स्विमिंग पूल्स बनाते हैं, है ना, जहाँ पे लोग, तो ये जो कल्चर था हड़प्पा काल का कल्चर था, जो 5 से 45,000 साल पहले था, वो आज हम आधुनिक काल में इस चीज को अपनाए हुए हैं। तो फिर वही बात दोहराएंगे, कहीं ना कहीं आज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता आज भी है हमारे बीच, सिर्फ हमारे पन्नों में नहीं इतिहास के, बल्कि हमारे वास्तविक रूप में हमारे सामने खड़ी है। उसकी छाप जो है, उसकी प्रभाव जो है अभी भी हमारे सामाजिक पक्षों में दिखाई देते हैं, है ना। देखिए, तो ये स्नानागार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो आपका साक्ष्य मिला, यहाँ पर भी अन्नागार मिले, है ना, अन्नागार यहाँ पर भी मिले हैं आपके, जैसे हड़प्पा में मिला था वैसे मोहनजोदड़ो में मिला है। ये जो अन्नागार है, ये आपका जो अन्नागार है, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्मारक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्मारक है ना। यानी मोहनजोदड़ो में जितने भी स्मारक मिले हैं उसमें सबसे बड़ा स्मारक अन्नागार है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या मिले, है ना, तो देखिए यहाँ पे एक नर्तकी की मूर्ति मिली, है ना, नर्तकी नर्तकी की मूर्ति मिली, है ना, जो किसकी थी, कांसे की थी, किसकी थी, कांसे की थी, है ना। मतलब एक ऐसे ऐसे करके, ऐसे ना ऐसे करके नाचती हुई मूर्ति मिली है, डांसिंग फेज में जो होता है ना, अंग भंगिका फेज में ऐसे करके जो होता है ना, इस फेज में एक मूर्ति मिली है नर्तकी की, है ना। इसको, ये किसकी है, कांसे की है, ये मोहनजोदड़ो की है। यानी कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उस समय के लोग कांसों का यूज जो होता है मूर्तियों बनाने में, हथियार के बनाने में तो करते थे कांसों का यूज औजार बनाने में, लेकिन उसके साथ साथ मूर्ति जो प्रचलन था, मूर्ति कला जो थी उस समय, उस कला में वो कांस्य के द्वारा जो मूर्ति बनाने में निपुण थे। ठीक है, उनकी निपुणता को ये कांस्य की मूर्ति जो है प्रमाणित करती है, साबित करती है। ठीक है ना, ये नर्तकी की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से, है ना। और क्या मिला, देखिए और क्या, तो एक और मिला है, एक और चीज मिली है, ठीक है ना, उसको पुरोहित की मूर्ति कह सकते हैं, पुरोहित पुरोहित की मूर्ति। ठीक है, क्या है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, जो एक साल लपेटा हुआ, त्रिफला साल, मतलब ऐसे जो देखिएगा, ऐसे जो होता है ना, ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, इसको त्रिफला बोलते हैं, आकृति बोलते हैं। तो वो जो पुरोहित जो है वैसा लगता है कि ऐसे साल लपेटे हुए हैं, और उसके ऊपर से त्रिफला करके आकृति की, जो साल के ऊपर आकृति बनी हुई है, और उनकी जो होठ है थोड़े मोटे हैं, नाक थोड़े मोटे हैं, है ना, ऐसे करके, और एक ताबीज की तरह ऐसे जो माथे पे पट्टी की तरह बंधा हुआ है। तो एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, जो कहीं न कहीं ये भी साबित करता है कि वहाँ के जो धार्मिक पक्ष था, वहाँ पे पुरोहित का अभिप्राय हुआ था, पुरोहित की वास्तविकता, पुरोहित का जो अस्तित्व था सिंधु घाटी सभ्यता में रहा होगा, है ना, जो इस बात को साबित करता है। जो मुख्य रूप से पुरोहित जो मूर्ति मिली है, मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बनी थी, किससे बनी थी,
बालुआ पत्थर, बालुआ पत्थर से बनी हुई थी रोहित की मूर्ति, ठीक है। यानी ये हम समझेंगे ध्यान से कि जो मूर्ति कला थी सिंधु घाटी सभ्यता में, वो धातु के साथ साथ, कांसे एक धातु है, तो कांसे के धातु के साथ साथ पत्थरों की मूर्ति भी बनाई जा रही होगी, है ना। तो ये इसके उस समय के कला की निपुणता को दिखाता है, झलकाता है। तो ये कुल मिलाकर आप क्या हुए, ये हुए। एक और इम्पोर्टेंट जो आपको मिला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप उसको कह सकते हैं, एक पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति नहीं कह सकते उसको, मतलब वो एक मोहर पे पशुपति की मूर्ति, पशुपति का चित्रण किया गया है, पशुपति का चित्रण किया गया है ना, एक मोहर पे, ठीक है। किस पे किया गया है, एक मोहर पे किया गया पशुपति। एक्चुअली में देखिए क्या है, ये पशुपति जो है, इनको ये जो पशुपति है, ये पुरुष की चित्रण किया गया है, जिसके ऊपर 3 सिंह दिए हुए हैं, है ना, 3 सिंह है इन पशुपति पुरुष जो चित्रण किया गया है इनका। और इनके चारों तरफ जो है, चार जो है चारों तरफ जो पशु से घिरे हुए हैं, पशु से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। अब देखिए क्या क्या पशु है इसमें, ठीक है। देखिए भैंस है, हाथी है, गेंडा है, भैंस, हाथी, भैंस हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, बाघ हो गया और 2 हिरन, ठीक है। ये कुल मिलाकर आपके देखिए, भैंस एक, एक हाथी, एक गेंडा, एक बाघ और 2 हिरन, ठीक है। हिरन कितने, 2 है। तो देखिए अगर संख्या में बोलेंगे तो पशुपति जो है चित्रण किया गया है मोहर में, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी संख्या बोलेंगे तो 6 जानवर की चित्रण किया गया है उनके चारों तरफ। और अगर बोलेंगे इनकी प्रवृत्ति में, तो ये एक भैंस है, एक हाथी है, एक गेंडा, एक बाघ है और एक 2 हिरन है। ये 5 प्रकार के जानवर, और 6 नंबर में ये इनके पशुपति के चारों तरफ क्या है, जानवर घिरे हुए हैं, ये दिखाया गया है। ये जो भैंस, हाथी, गेंडा और बाघ, ये इनके चारों ओर है, और जो 2 हिरन है ये इनके नीचे में दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पशुपति का चित्रण करा गया है, इनको आदि शिव का, आदि मतलब शिव का आदिम प्रतीक माना जाता है, आदिम प्रतीक, है ना, मतलब प्राचीन शिव माना जाता है इनको, शिव के प्राचीन स्वरूप के रूप में इनको पशुपति के माना जाता है। तो आज देखिए जो हिंदू जो संप्रदाय है या हिंदू जो धर्म है, उसमें शिव की पूजा होती है। तो कहेंगे देखिए, हम कह सकते हैं कि जो हमारे धार्मिक जो पक्ष में जो एक प्रबल देवता के रूप में विद्वान है, वो कहीं ना कहीं क्या, उनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है। तो हम इसलिए बार बार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विनष्ट जरूर हुई है, 4,500 वर्ष पहले उनकी उत्पत्ति हुई, 1500 ईसा पूर्व में विनष्ट हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अस्तित्व अपने आप को बनाए हुए हैं आज के आधुनिक काल में, है ना। बार बार इस चीज को रिपीट करें, समझिएगा। तो ये आपके कुल मिलाकर ये आपके मोहनजोदड़ो से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये हमने आपको करा दिया, ठीक है। अब एक अगला जो साइड है वो है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा को देखते हैं, है ना। देखिए कोई भी अगर डाउट हो ना तो कमेंट करिए, बेझिझक कमेंट करिए, सोल्यूशन करने की प्रयत्न नहीं बल्कि 100% सोल्यूशन करा जाएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम आराम से डाउट्स को क्लियर करा जाएगा। अच्छा एक पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे एसआई की जब जिक्र किए हैं तो ये एक पॉइंट है, फैक्ट है, याद कर लीजिए। तो एसआई की स्थापना जो हुई थी 1861 में हुई थी, है ना। एक नाम थे, कनिंगम थे, कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, पूरा नाम क्या था इनका, अलेक्जेंडर कनिंगम, है ना। इन्होंने 1861 में एएसआई की यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, इसकी स्थापना किया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और इन्होंने ही सबसे पहले है ना, इन्होंने ही 18वीं शताब्दी के आसपास, है ना, 1800 समथिंग में आपका कलकत्ता म्यूजियम की स्थापना की थी, कलकत्ता, है ना, म्यूजियम की स्थापना की थी। और यहाँ पे सारे पुरातत्व जो साक्ष्य है, जो वस्तु है, उसको वहां संग्रह करना उन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए इनको म्यूजियम का पिता भी कहा जाता है ना, या पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम। चलिए ये हुआ। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा है ना टॉपिक है कालीबंगा, है ना। इसको देखते हैं बेहतर तरीके से, जैसे हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखा, अब कालीबंगा को देखते हैं। देखिए जिस तरह मोहनजोदड़ो कालीबंगा का, ठीक, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का एक इम्पोर्टेंट रोल है सिंधु घाटी के समझ को अपने में विकसित करने के लिए, समझ को और बेहतर तरीके से स्पष्टीकरण करने के लिए, वैसे ही कालीबंगा का भी एक अपना अहम भूमिका है सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए, उनके चिंतन भावना को समझने के लिए,
उनके सामाजिक पक्ष को समझने के लिए, आर्थिक राजनीतिक पक्ष को समझने के लिए। देखिए कालीबंगा, तो जो कालीबंगा साइड है आपका, कालीबंगा ये जो साइड है, ये आपका जो ये कालीबंगा स्थल है, ये राजस्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ में अवस्थित है। मतलब कालीबंगा के जो साक्ष्य के जो प्रमाण मिले हैं, जो खनन हुआ है उनका, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ है। और ये आपकी जिस नदी के किनारे स्थित है ना, वो नदी है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। ठीक है, तो ये घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन होगी। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, है ना, क्या क्या साक्ष्य मिले। तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए कालीबंगा के नाम से ही देखिए स्पष्ट होता है कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए काली मतलब एक कलर है, मतलब काला, है ना। बंगा मतलब चूड़िया, क्या है? चूड़िया। यानी कालीबंगा एक ऐसा स्थल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में जहां काले रंग की चूड़ियों का उत्पादन होता है, काले रंग की चूड़ियों का मैन्युफैक्चर हुआ है, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया। ठीक है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, गंगा नदी किनारे। अब देखिए, तो ये पहला साक्ष्य सही पता चल गया, यहाँ क्या मिला? काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है, पहला नंबर। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मिला है, वो है अलंकृत ईंटों, है ना, अलंकृत ईंट। मतलब देखिए ईंट, आपको पता होगा, जो आपको पहले बता दिए हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो जहां नगर की बात की जाए तो भाई मकान बने, यहाँ पे एक तल्ला मकान ज्यादा थे, दो तल्ला कहीं गए, दो तल्ला मकान के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये ईंटों से बनते थे, ठीक है ना, दुर्ग बनते थे, है ना, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी दिशा में दुर्ग थे और पूर्वी दिशा में बस्ती थी। बताएंगे जब नगर प्रणाली बताएंगे, तो नगर व्यवस्था बताएंगे तो विस्तार से। तो यहाँ पे ईंटें तो मिली, लेकिन कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली, मतलब डेकोरेटिंग ईंट, है ना, डेकोरेटेड, है ना, डेकोरेटेड ईंटें मिली है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। और देखिए क्या क्या मिला भाई, तो देखिए यहाँ अग्निकुंड मिला। क्या मिला? अग्निकुंड मिला यहाँ से, है ना। और क्या मिला? देखिए, और यहाँ पे युगल युगल समाधान मिला, समाधान, युगल समाधान मिला। युगल मतलब समझते हैं ना, पेयर, जोड़े, है ना, मतलब पति पत्नी, है ना, या फिर भाई जो है तो भाई, मतलब युगल मतलब मुख्य रूप से समझिए, युगल मतलब पति पत्नी, है ना, यानी ये है, समझिएगा युगल। तो युगल समाधान, समाधान का मतलब क्या होता है? अवशेष, है ना, अस्थियां या उसके, है ना, अवशेष कह सकते हैं, है ना। मतलब मान लीजिए कि किसी को दफनाया गया जैसे, है ना, या किसी का अंतिम संस्कार किया गया, है ना, तो जो अस्थियां मिली है या जो उनके कब्र मिले हैं, है ना, मुख्य रूप से समझिए कब्र, है ना। ये समाधान का मतलब क्या होता है? कब्र। तो जो कब्र में जो अवशेष मिले हैं वो युगल रूप में मिले हैं, मतलब पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया। इससे हम एक समझ विकसित कर सकते हैं कि वहां पे पति पत्नी को एक साथ दफनाने की रिवाज होगी। इसके अलावा और भी समाधान के प्रकार है। हम जब समाधान में चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि समाधान की 3 प्रक्रिया वहां पे होती थी, ठीक है ना, समाधान की 3 प्रक्रिया होती थी। इसको हम धार्मिक पक्ष में देखेंगे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। ये देखिए ये हो गया। और क्या साक्ष्य मिले? तो एक इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है कि एक एक मुहर मिला है, और उस मुहर पे हम लोग जो पंचतंत्र की एक कहानी पढ़े थे बचपन में, है ना, पंचतंत्र की एक कहानी थी, है ना, बच्चों को सुनाई जाती थी, परियोगी कहानी, जादुई कहानी, सब जो कहानियां होती थी, उनमें से एक कहानी थी पंचतंत्र में, चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी, आप लोग को पता होगा, है ना। अब पता नहीं होता था, जिक्र कर देते हैं हम कि भाई ये कौवा था एक लोमड़ी के, है ना, कौवा के मुंह में क्या था? रोटी थी, है ना, वो डाल पे बैठा हुआ था। हाँ, तो लोमड़ी आती है, चालाक लोमड़ी होती है, बोलती है, अरे कौवे जी, आपके बारे में हम बहुत सुने हैं, आप तो बहुत मीठा गाते हैं सर, हमको भी कुछ सुना दीजिए मस्त, है ना, हम सब मस्त हो जाए, है कि नहीं। वो बड़ाई करते गया, वो खुश हो गया कौवा, जैसे बोले हाँ करा, उसके मुंह से रोटी गिर गई, है ना, और लोमड़ी उठाई वहां से निकल ली, है ना। ये जो एक स्टोरी पंचतंत्र की स्टोरी है, ये एक मोहर के ऊपर इसको दर्शाया गया है ना, चालाक लोमड़ी की। ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपके ये चीजें हैं, ठीक। एक चीज और इम्पोर्टेंट समझिएगा
जो अपवाद के रूप में है, इसलिए जिक्र कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जल निकास प्रणाली थी, जल निकास, कोई भी नगर होता है तो अगर कहीं जल जम गया, बारिश हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस नगर के लिए। उसके मतलब नगर के विकास के लिए प्लानिंग में उस जल निकासी को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि अगर मान लीजिए जल नहीं निकलेगा किसी भी नगर में, तो क्या होगा, वहां पे बाढ़ आ जाएंगी, वहाँ के जो तंत्र होंगे, परिवहन तंत्र, सारे तंत्र क्या होंगे, विनष्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे बहुत समय के लिए, है ना, सारी चीजें रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे जल निकास प्रणाली जो है वो अविकसित था। क्या था? अविकसित था, है ना। जल निकास प्रणाली क्या थी यहाँ पे? अविकसित थी। जब इसका जिक्र हम किए तो इसके साथ एक और जिक्र कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ धोलावीरा की बात किए थे, तो धोलावीरा जो था यहाँ पे जल निकास प्रणाली सबसे उत्तम कोटि की थी, है ना। एकदम देखिए फैक्ट है, इसीलिए मैं जिक्र कर दिया, साथ साथ रिलेट कर दिया कि जहाँ पे जल निकास प्रणाली में सबसे खराब स्तर था कालीबंगा का, वहीं धोलावीरा का सबसे अच्छा स्तर था जल निकास प्रणाली। ठीक है, तो ये आपका हो गया कालीबंगा। ठीक है, अगला देखिए, अब आते हैं लोथल पे। ठीक है, अब आते हैं लोथल पे। तो अगला जो स्थल है इंपॉर्टेंट वो है लोथल। लोथल, ठीक है, क्या है? लोथल। देखिए, तो जो ये लोथल जो एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका जो स्थल है प्राप्ति हुई थी कहाँ से, ये आपका जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ जो खनन हुआ लोथल का, तो ये जो मुख्य रूप से है, ये आपका एक नदी है, भोगवा नदी, है ना, भोगवा नदी, इसके किनारे, भोगवा नदी के किनारे, है ना, गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद के क्षेत्र में जो है आपके लोथल के साथ मिलते हैं। ठीक है, भोगवा नदी एक है जो कहीं ना कहीं मानी जाती है कि ये साबरमती नदी का ही सहायक नदी रही होगी। तो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद के क्षेत्र में लोथल जो शहर है ना, ये एंजिन शहर है, हिंदू घाटी सभ्यता का शहर है, इसकी प्राप्ति होती है। ये जो शहर है लोथल, ये मुख्य रूप से ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था, यानी ये व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। व्यापार का क्या था? मुख्य केंद्र, है ना। यानी कुल मिलाकर के हैं तो ये जो आपके लोथल था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक केंद्र था, वो था, है ना, है ना। तो क्यों? और ये क्या था? व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये जो लोथल है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी युगल समाधान मिले, जिस तरह आपके कालीबंगा में युगल समाधान मिले थे, है ना, कब्र मिले थे, युगल कब्र मिले थे, वैसे ही लोथल में भी युगल समाधान मिला। इसके अलावा देखिए, अगर ये व्यापारिक केंद्र होगा तो यहाँ बहुत सारे मोहरे मिले होंगे, है ना, तो बहुत सारे फारसी मोहर मिले, बहुत सारे फारसी मोहर जो है, मोहरे यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल से, क्योंकि जब व्यापारिक केंद्र होगा तो बहुत सारे देश यहाँ पे व्यापार करने आएंगे, तो एक्सचेंज होगा मोहरों का, इसलिए हमें बहुत सारे क्या फारसी मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा ठीक है यहाँ पे इसके अलावा आपका लोथल में और क्या मिले देखिए, तो यहाँ पर भी अग्निकुंड जो है, अग्निकुंड, इसके साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, लोथल में एक, जिस तरह वहां पे कालीबंगा में एक पंचतंत्र की कहानी मिली थी लोमड़ी वाली, इसी तरह से यहाँ एक ईंट मिला है, ईंट, और इस ईंट के ऊपर एक पंचतंत्र की कहानी है ना, और उसपे यह दिखाया गया है कि जो कुत्ता एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे कर रही है, बिल्ली के पीछे पीछे उसके पैर के चिन्ह मिले हैं, पैर के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, पैर के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, क्लियर है तक? देखना, ये है। तो और क्या मिला यहाँ पे? तो इसको प्राचीन प्राचीन
पोतासे भी बोलते हैं, है ना। मतलब सब जो प्राचीनतम जो आपके जो बंदरगाह है वो आपको लोथल को कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके ये जो हुआ ये आपके लोथल के बारे में एक समराइजेशन हो गया कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या क्या मिले, ये यहाँ पे एक समराइजेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि लोथल में चावल के साक्ष्य मिले, किसके मिले, चावल के साक्ष्य मिले, ठीक है। जिस तरीके से हम कुछ देर पहले देखे थे हड़प्पा, तो हड़प्पा में क्या मिले थे, हड़प्पा में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे, गेहूं और जौ, है ना, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। जो हम आपको बताया कि हड़प्पा में जो अन्नागार मिले, है ना, अन्नागार, है ना, 6 अन्नागार मिले, तो इसके दीवारों पे, है ना, किनारों पे या दीवारों पे, है ना, दीवारों पे ये आपके गेहूं और जौ के दाने के प्रमाण मिले, इसीलिए सबसे पहले जो है हड़प्पा से गेहूं और जौ के प्रमाण मिलते हैं। उसी तरीके से लोथल से सबसे पहले चावल के प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये आपका लोथल हो गया। अब आगे चलते हैं, अगले अपने सफर को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और अब पहुंचते हैं हम लोग कहाँ पे, अब पहुंचते हैं हम लोग चंदुराहो, ठीक है। अब पहुंचते हैं चंदुराहो, लोथल हो गया, चंदुराहो। देखिए चंदुराहो, चंदुराहो, तो ये जो चंदुराहो है ये कहाँ पाया गया, ये स्थल तो देखिए, ये जो है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के बाएं तट पर, के बाएं तट पर, ठीक है ना, पाकिस्तान ही होगा, है ना। सिंधु नदी के बाएं तट पर कहाँ पाया गया, पाकिस्तान में पाया गया आपका चंदुराहो, ठीक। यानी क्या क्या साक्ष्य मिले देख लेते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य यहाँ से माने जाते हैं उनमें देखिए पहला है मनके का कारखाना, यानी मनके बनाने के कारखाना के साक्ष्य मिले, ठीक है। यानी यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, मोती, मनके मतलब मोती बनाने के, मतलब आपको बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे सामाजिक पक्ष पढ़ाएंगे तो कि वहाँ के लोग आभूषणों के बड़े प्रिय थे, है ना, सोना चांदी गहना पुरुष महिलाएं सब पहनती थी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मनके बनाने के या मोतियों के कारखाना मिला। दूसरा गुड़िया बनाने के कारखाना मिला, गुड़िया, है ना, मिट्टी के जो गुड़िया बनते हैं खिलौने के लिए, तो कारखाने इसके मिले, है। इसके अलावा देखिए और क्या है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिले, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं आपके जो सब बहुत एक खास चीज मिलती है जो महिलाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे लिपस्टिक, पाउडर, कंघा, कंघी, ऐनक, ये सबके साथ मिले, पाउडर लिपस्टिक कंघी और ऐनक, यानी कुल मिलाकर किसकी चीज है ये कॉस्मेटिक्स हो गया ना, कॉस्मेटिक्स की सामान हो गए। इन कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो चंद्राहो स्थल है वहां से मतलब कॉस्मेटिक्स की चीजों का प्रमाण मिलते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए और क्या है इंपॉर्टेंट, तो देखिए चंद्राहो की अगर बात करें, है ना, तो ये सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है और यहाँ से लिपस्टिक पाउडर कंघी और ऐनक इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चंद्राहो एक लिए और फेमस है, इसलिए फेमस है कि जिस तरीके से सैंड, इसमें कौन सा कल्चर था, कौन सा सभ्यता थी, सैंडो सभ्यता थी, है ना। ये क्या थी, सैंडो सभ्यता मतलब क्या, सिंधु सभ्यता, है ना, ये सिंधु सभ्यता का स्थल था, है ना। लेकिन सिंधु सभ्यता का जब विनाश हुआ, जब इसकी विनष्टि हुई है, जब नष्ट हो गया, तो यहाँ पे झुकर एंड झाकर, झुकर एवं झाकर, झुकर एवं झाकर, झुकर एवं झाकर सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। एक दूसरी सभ्यता भी यहाँ विकसित हुई, सैंडो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के बाद यहाँ झुक्कर और झाकर सभ्यता का क्या हुआ, फलीफूरन हुआ, उनका क्या हुआ, अंकुरन हुआ, है ना, यहाँ पे हुई। तो देखिए ये चंद्राहो हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है रंगपुर, क्या है, रंगपुर, देखिए है रंगपुर, क्या है, रंगपुर, देखिए रंगपुर, है ना। तो रंगपुर जो है वो बेसिकली आपके गुजरात के काठियावाड़, काठियावाड़
क्षेत्र में है ना, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। अगर हम मैप की बात करें, अगर ऐसे देखेंगे हम, है ना, तो इसको और ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इलाका है, ये इसको बोलते हैं काठियावाड़, है ना, या सौराष्ट्र भी बोलते हैं। और ये जो इलाका है इसको बोलते हैं कच्छ, है ना। तो कुछ जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, कुछ आपके काठियावाड़ इलाके में मिले, कुछ कच्छ वाले इलाके में मिले। तो ये जो आपका रंगपुर है, ये कहाँ में मिला? रंगपुर, ये है काठियावाड़ इलाके में मिला रंगपुर। ठीक है, यानी ये सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र या रंगपुर, जो गुजरात के सौराष्ट्र या काठियावाड़ जिले में या क्षेत्र में आपका रंगपुर जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता इसके साक्ष्य मिले। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे कच्छ में कुछ मिले, देखिए जो धौलावीरा की जिक्र करेंगे, धौलावीरा, है ना, धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में मिले। ठीक है, उसका इसके पहले हम जिक्र किए थे जैसे लोथल का, तो ये भी कच्छ के ऊपर, यहाँ पे कच्छ का इलाका होगा, यहाँ पे अहमदाबाद के पास लोथल मिला, है ना, यहाँ पे अहमदाबाद के पास कच्छ के आसपास ही क्या हुआ, लोथल मिला, है ना, लोथल। ठीक है, तो गुजरात में काफी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण है, प्रमाण के रूप में जो स्थल है, जो उत्खनन के बाद बहुत सारे स्थल या साइट्स मिले हैं, तो उसी में एक रंगपुर है। तो रंगपुर जो बेसिकली है, तो आपको मैं आपकी तरह समझाएं कि ये गुजरात के काठियावाड़ या सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है। मादर नदी एक नदी है, इसके तट पर स्थित है। ठीक है ना, रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर की सबसे बड़ी जो साक्ष्य है, सबसे इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य है, ये है कि रंगपुर, देखिए ज्यादातर जो किले बने हैं, जो दुर्ग बने हैं, जब हम बताएंगे आपको नगर व्यवस्था कैसी थी इनकी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकरण सभ्यता, प्रथम नगरीकरण सभ्यता थी। इनकी नगर व्यवस्था हम देखेंगे कि ईंटों का प्रयोग किया गया है, मुख्य रूप से पक्के ईंटों का, आग में जलाकर पक्का करके ईंटों के द्वारा दुर्ग बनाया, बस्ती बनाई गई है। लेकिन ये एकलौता ऐसा साक्ष्य है जो कच्चे ईंटों से बनाई गई है। मतलब ये जो रंगपुर जो नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसका निर्माण कच्चे ईंटों से की गई है, कच्चे ईंटों से निर्मित है ये नगर। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है ना, बेसिकली यही आपका रंगपुर का इम्पोर्टेंस। बाकी जो अगला आता है धोलावीरा। ठीक है, क्या आता है? धोलावीरा। तो जो धोलावीरा जो है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है सिंधु घाटी सभ्यता के शब्दों को, सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं को समझने के लिए। देखिए, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, पहले हम आपको जिक्र कर दिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में इसका उत्खनन हुआ। गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में इस धोलावीरा नामक जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य रूप में एक जो स्थल है, वो गुजरात से, कच्छ से प्राप्त हुआ है ना। धोलावीरा इकलौता ऐसा साक्ष्य, इसकी विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये एक ऐसा इकलौता साक्ष्य है, ठीक है ना, धोलावीरा, जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन दोनों की जानकारी मिलती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान के साथ साथ प्लस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का भी प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का भी क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। इस सेंस में जो धोलावीरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा धोलावीरा की जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत विकसित थी। जल निकास प्रणाली जो थी धोलावीरा की, है ना, वो क्या थी? बहुत ही विकसित थी। जहां दूसरी तरफ, है ना, दूसरी तरफ किसकी खराब थी? है ना, किसकी खराब थी? है ना, उसी तरीके से धोलावीरा में जो था जल निकास प्रणाली वो सबसे ज्यादा विकसित थी, ये याद रखना। तो ये मुख्य रूप से हमारा जो एक एजेंडा था, है ना, एक प्रयास था कि जो हम करिए स्टार्ट, जो एक हमने सफर स्टार्ट किया सिंधु घाटी समझने के लिए, इसकी व्यवस्था को समझने के लिए, है ना, इसके परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए, इसकी गौरवशाली इतिहास को एक समझ को विकसित करने के लिए। तो इस क्रम में ये हमारी आज की दूसरी कड़ी रही, है ना।
तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम मिनिमम टाइम में ही आपको मैक्सिमम चीज़ों को है ना दे दे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझा दे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से वही है इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए मैं छोटा-छोटा कड़ी में इस चीज़ों को फिनिश करना चाह रहा हूँ, है ना? तो आज का मुख्य जो हमारा कड़ी था कि प्रमुख जो हड़प्पाई जो स्थल थे उसके बारे में आपको पूरी तरीके से जिक्र हमने करा। बाकी जो 2-3 छोटे-मोटे रहेंगे वो जब हम आपको सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पक्ष पढ़ाएँगे तो वहाँ वो सब आ जाएँगे, ठीक है? उसका टेंशन लेना नहीं आप लोग। तो बेसिकली ये जो आज हमने क्लास कराया, है ना? यहाँ हड़प्पाई ये हड़प्पाई जो स्थल थे, इसके बाद अगले क्लास में हम यहाँ से चलेंगे सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, व्यापारिक व्यापार किए थे, मुद्रा पाठ किया था, हड़प्पाई लिपि क्या थी और अंत में सभ्यता का अंत किस तरह हुआ 1500 ईसा पूर्व में, है ना? इसको देखकर इस तरह इस चैप्टर को, इस सफर को खत्म करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक जो हमने आज तक बताया आपको प्रमुख हड़प्पाई शहर या स्थल या नगर, यहाँ तक अच्छे से आप लोग रिवाइज करके नेक्स्ट टाइम आइएगा, है ना? ताकि जब आगे आगे की कड़ी हम इसमें जोड़े सफर को आगे बढ़ाते हुए अगले दिन, तो आपको अच्छी एक समझ के साथ इसको आगे बन बन सको, एक अच्छे समझ के साथ इसको समझ सको, है ना? कोई दिक्कत वाली बात ना। इसके अलावा कोई अगर डाउट्स है कमेंट करिए, आपको सहायता मिलेगी, कोशिश रहेगी आपका जो समाधान करा जाए जो भी आपको प्रॉब्लम है ना? बाकी यहीं तक कहने के बाद आज का जो क्लास है अलविदा लेते हैं आपसे, फिर अगले दिन अगले क्लास में अगले कड़ी में सिंधु घाटी सभ्यता के इस सफ़र के अगले कड़ी में आपसे पुनः मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको ये भी देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक उसे रिलेशन करा जा सके, प्रासंगिक है कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये देखते रहिए और लगे रहिए, सफलता मिलेगी। बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।